हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने बताया था, आपको डिसाइड हो चुका था कि जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ करेंगे। आईएससी के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, दोनों सैंपल पेपर, और अब हम लोग आए हैं सीबीएसई की तरफ। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर 1 है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, अपलोड हो चुका है, और आज बारी है सैंपल पेपर नंबर 2। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत आराम से सिंपल तरीके से सारे क्वेश्चन को डिटेल में आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सीबीएसई सेट 2 को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे देख रहे हैं। इसको 5 सेक्शंस हैं, ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए एमसीक्यू बेस्ड है, सिंगल 1 मार्क्स। जो सेक्शन बी है वो वेरी शॉर्ट आंसर है, जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। जो सेक्शन सी है हमारा, उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स है। और इसी तरीके से जो सेक्शन डी है उसमें 5 मार्क्स के। और जो सेक्शन ई एक नया इंट्रोड्यूस हो रहा है इस बार, वो है केस स्टडी। बहुत स्पेशल है, बहुत आराम से आज इसको हम लोग सिंपल तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि क्वेश्चन आपको आराम से दिख जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का आगे इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा। एक कोई पॉइंट है बेटा बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा, और एक ये लाइन है। लाइन में कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये कुछ इस तरीके से है, x/1 y - 1/0 z+1/b। देखिए कोई ना कोई पॉइंट है इस लाइन में। तो मैंने कहा इस पॉइंट में आप अगर देखते हैं कि कौन सा पॉइंट अगर हम लोग ले रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन तो पता ही है लाइन की, ठीक, √3/2 दिया गया है, तो मैं लाइन पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए काम ये कर लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इसको हम लोग अलग से कहीं कर लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि ये एक लाइन है और एक पॉइंट है बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ये। और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है x/1 इक्वल y - 1/0 z+1/-1। और ये जो लेंथ है वो है √3/2, कुछ इस तरीके की लेंथ। तो सबसे पहली बात तो ये परपेंडिकुलर की अगर लेंथ आपको पता चल जाए, मान लीजिए मैंने कहा पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, आप इसको निकालना है आपको, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल आई जाएगी। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, एनी पॉइंट लाई ऑन द लाइन निकालिए। एनी पॉइंट लाई ऑन लाइन, तो क्या आ जाएगा, λ1 माइनस λ-1, λ,1, माइनस λ-1। तो PQ का DRS क्या होंगे, DRS ऑफ PQ, जो PQ के DRS होंगे आपके वो होंगे λ माइनस बीटा कॉमा 1 कॉमा 0 1 माइनस 0 माइनस λ माइनस 1 बीटा। ये पॉइंट आ गए हमारे। DRS इसके क्या है, लाइन के 1 0 माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा माइनस बीटा प्लस λ+1 प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो बीटा से बीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारी -½ इस लैम्डा की वैल्यू को आप यहां पर रख लीजिए, -½ 1 हाफ माइनस 1 दैट इज ऑल्सो -½ अब ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये √3/2 के इक्वल है, यानी कि बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/2, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा।
टाइम्स बीटा प्लस हाफ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो बीटा प्लस हाफ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बीटा प्लस हाफ की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस हाफ। तो बीटा की वैल्यू एक तो आएगी 0 और एक आएगी -1। ये 2 वैल्यूज आएंगे। तो एक बार हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। क्या -1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है -1। तो -1 जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। अच्छा, सेकंड जो है वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये मैंने इस बार क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए हैं। आपको क्वेश्चन देखने को बहुत अच्छे मिलेंगे। सेकंड है इंटीग्रल ऑफ cosec x। cosec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log of cosec x minus cot x। देखिए आंसर नहीं मैच कर रहा है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसका जो इंटीग्रल होता है वो होता है log of cosec x minus of cot x। अगर यही चीज यहाँ पे प्लस होता बीच में तो माइनस होता तो वो भी करेक्ट हो जाता। ठीक है ना। फिलहाल इसके लिए तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। आई डॉट जे क्रॉस के, तो देखिए ये यूनिट वेक्टर है तो आई डॉट जे क्रॉस के हो जाएगा आई जे के जे आई के। रेसिप्रोकल होने की वजह से मेरे पास इसको के क्रॉस आई लिखना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूं। इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। आई जे के है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें, जैसे जे के क्रॉस आई आ जाएगा। तो ये आई जे के हो जाएगा फिर से माइनस साइन के साथ। मैं इसको अलग पेज में ले लेता हूं क्वेश्चन को। देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले तो पूरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। आई डॉट जे क्रॉस के है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, के डॉट आई क्रॉस जे। ये जो आपका आई जे के है ये तो पूरा पूरा बन जाएगा आई जे के। ये जो आई के है ये थोड़ा सा रॉन्ग है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसको के क्रॉस आई कर दें जिसकी वजह से यहाँ माइनस आएगा और के जे आई, जे के आई जो है आपका आई जे के फिर से बन जाएगा क्योंकि इसमें रोटेशन अप्लाई हो जाता है। और के आई जे आपका ऑलरेडी क्या है, तो ये आपका आई जे के है। ये इससे एक फायदा ये मिला कि हमारा ये वाला हिस्सा कैंसिल हो गया। तो आई जे के ही आएगा ऑप्शन में। तो देखें हमारे पास क्या कोई ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई जे के आप इस तरीके से समझिए, इसको आप एक तरीके से समझिए आई जे के को, जैसे कि आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता ही है। तो आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या हो जाएगा हमारा 1, यानी कि हमारे लिए क्या आ जाएगा करेक्ट। देखिए होता क्या है, जैसे कि जे ओके, जे होता है वाई एक्सिस में, के होता है जेड एक्सिस में, दोनों के जो परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी, यानी कि इसमें ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया बी। तो नेक्स्ट है वो क्या है, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। देखिए एक्स एक्सिस है, क्या फिगर है, y इक्वल टू रूट ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 4 है। लेकिन ये ऊपर वाला हिस्सा ही केवल आएगा इसमें, नीचे का नहीं है। और ऊपर से ये एमसीक्यू है तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व पे नहीं जाएंगे, लिमिट लगाने का कोई काम ही नहीं है। आप ऐसे समझिए 4 रेडियस का सर्कल है जो कि सेमी सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका और उसका हाफ कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 8 पाई। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास 8 पाई के लिए? बिल्कुल होगा कोई ना कोई। ये देखिए 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट। ठीक। अच्छा एक चीज और, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है वो क्या, मैं इसको लार्ज कर दे रहा हूं। देखिए ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन, इसका फिगर ही अपने आप में बहुत खास होता है। जैसे इसमें क्या दिया गया देखिएगा ध्यान से, हमसे कुछ कहा गया है
वाई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका जो फिगर होता है बेटा, वो फिगर कुछ इस तरीके से होता है। एक सेशन लोग और करेंगे एरिया अंडर द कर्व के लिए बाद में, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लेंगे जिसमें आपको फिगर बनाना सिखाएंगे। और ये x इक्वल टू 2a लाइन हो जाएगी, ये एसिम्प्टोट का काम करती है, बहुत ऊपर तक जाती है, और इसमें हमको एरिया एनक्लोज निकालना है। तो आप इसका डायरेक्ट लिमिट सॉल्व कर दो, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 2 एक तरीके से। यहां से y की वैल्यू जरूर आपको निकालनी पड़ेगी। y की वैल्यू हो जाएगी हमारी रूट ऑफ एक्स क्यूब होल अपॉन 2a माइनस एक्स, ये हमारी वैल्यू है। अब जैसे इसको इंटीग्रेट करना भी आसान नहीं है, इसका इंटीग्रेशन भी बहुत टफ है, क्योंकि ये सिंपल तो है नहीं इंटीग्रेट करना। इसको इंटीग्रेट करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, लिमिट 0 to 2a रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स। यहां पर x की जो वैल्यू है वो ले लें हम लोग 2a साइन स्क्वायर थीटा। इससे लिमिट में भी चेंजेस हो जाएंगे, 0 रखने पे 0 मिल जाएगा और 2a रखने पे ये 90 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2। यहां पर अगर ऊपर लिखें तो ऊपर के हिसाब से आ जाएगा 8a क्यूब साइन की पावर 6 थीटा होल अपॉन अंडर रूट 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक पावर से एक पावर कैंसिल, ये 4 कैंसिल, यानी कि 4a स्क्वायर की वजह से 4a 2a आ जाएगा बाहर। लिमिट 0 टू पाई बाई 2, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब आप एक चीज ये समझिए, यहां पर जो मैंने डिटेल ली है, ये क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। साइन की पावर 6 थीटा जो आप देख रहे हैं, ये क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा। एक चीज और, अभी मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया, मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर दूं। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे dx के प्लेस में पुट कर दिया। अभी तो फिलहाल यहाँ पे dx ही चल रहा था, इस प्लेस में हम लोग इसको पुट कर देते हैं। क्या 4a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो यहां पे भी वही चीज आ जाएगी, 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 4a अगर आप बाहर निकाल लें तो साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। वैसे अगर पाई बाई 2 लिमिट है तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं, बट वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, वैलीज थ्योरम वगैरह। लेकिन इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व करिएगा, ये काम आपका। मैंने इसको आधे से ज्यादा सॉल्व कर दिया। इसके बाद आप खुद से 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन, देखो 2 अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हो जाता है, एक तरीके से आप ये समझिए कि पी ए इंटरसेक्शन भी आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। ये होता है इंडिपेंडेंट के लिए केस। तो इसमें क्या ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, तो पहले ही आ गया। दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? देखिए ये जरूरी नहीं है, इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी नहीं है। दे मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू द 1, बोथ आर करेक्ट, नहीं ये भी नहीं सही। द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी इक्वल टू द 1, ये भी नहीं। यानी कि इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, ये चीज इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कॉर्नर पार्ट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर दिस, ये फिजिबल रीजन के हैं, और एफ दिया गया 4x + 6y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अकर। देखिए मिनिमम वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा कि इन पॉइंट्स को आप रख करके इसमें देख लें, जिसमें आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी वही आपके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे 0,2 आप रखिए, 0,2 के लिए क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 3,0 के लिए भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6,0 के लिए 24 हो जाएगा, 6,8 के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और 0,5 के लिए भी 30। यानी कि 0,2 और 3,0 ये 2 पॉइंट आपके करेक्ट है, यानी कि ये आ जाएगा ऑप्शन का सी। क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन है वो आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसको देखिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर ये दिए गए। अब देखिए ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है पहला वाला, इसके लिए बन जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8।
और ये दिया ही गया है आपको ए वेक्टर, यानी कि हो जाएगा 64 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी कि मॉड ऑफ बी के जो स्क्वायर की वैल्यू हमारी आएगी वो आ जाएगी 8/63। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 3√7 सॉरी, तो 2√2/3√7। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर, इसको थोड़ा सा लार्ज करने से कम दिख रहा है, मैं इसको एक बार एग्जैक्ट फॉर्म में करता हूं तब आपको दिखेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ये 16√2/3√7 एंड 2√2/3√7। क्यों? क्योंकि जो ए वेक्टर है वो तो दिया ही गया है, तो ए वेक्टर हमारा क्या दिया गया है 8 टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि बन जाएगा 16√2/3√7। इसको आप लिख सकते हैं। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m एंड n डिग्री। इसमें कहा गया है कि ऑर्डर n है और डिग्री n है। अब देखिए क्या कहा गया है, कौन सा पेयर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए, डिग्री या ऑर्डर दोनों में कोई भी नेचुरल नंबर ही होगी हमेशा, कोई भी जितने भी होंगे सब नेचुरल नंबर होंगे, फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता। यानी कि जो 2,3/2 आपको ऑप्शन दिया गया ये करेक्ट है, मतलब यहाँ पे तो आपको मतलब जो नहीं है वही हमारे लिए करेक्ट है। यहाँ पे कहा गया है कि जो पॉसिबल ना हो, वो अगर पॉसिबल नहीं है तो वो क्या है 2,3/2 पॉसिबल नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। इंटीग्रल ऑफ cot x, देखिए cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log ऑफ sin x। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो इसको क्या लिखोगे π/4, π/2। π/4 से π/2 आप इसमें लिमिट अप्लाई कर लो, ये तो सिंपल हो गया। log 1 हो जाएगा, log 1 तो 0 माइनस log π/4 यानी कि 1/√2, तो √2 की पावर -1, तो log 1 हो जाएगा 0 प्लस 1/2 log 2, तो 1/2 log 2 क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। जो नेक्स्ट है द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस। देखिए ये एक होमोजेनियस का क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व कर देखिए, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूं, तो भी थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x + y dx x + y dx प्लस x - y dx x - y dx इक्वल टू 0। देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा गया, तो मैं इसमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करूंगा और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप खुद से फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए x + y dy की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी y - x dx, तो dy की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी y - x होल अपॉन y + x, y इक्वल टू vx। तो जो dy/dx है हमारा वो क्या हो जाएगा vx का 1 + x सेम dv/dx। क्या हो जाएगा vx का 1 + x सेम, v का क्या हो जाएगा dv/dx। पुट कर दें dy/dx, पुट कर दीजिए यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, तो क्या बन जाएगा v + x dv/dx इक्वल y की वैल्यू vx है, vx - x होल अपॉन vx + x, x कॉमन लेके कैंसिल करें, v - 1 अपॉन में v + 1, तो क्या आ जाएगा देखिए x dv/dx की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी v - 1 अपॉन में v + 1 माइनस v। x dv/dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे लिए v - 1 - v² - v होल अपॉन v + 1, ये कैंसिल हो गया, यानी कि हो जाएगा v + 1 होल अपॉन v² + 1 इक्वल टू dv माइनस ऑफ dx अपॉन x। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, v अपॉन v² + 1 dv प्लस
1/1 प्लस वी स्क्वायर डीवी माइनस ऑफ लॉग एक्स, ये बन गया आपका पहली चीज। और ये जो आप देख रहे हैं ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स v, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है आपका बन जाएगा tan इनवर्स v माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। ये जो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है इसको आप क्या कर देंगे 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस ऑफ लॉग एक्स प्लस का c। ये हमारे लिए आंसर आ चुका है, यही क्या हो जाएगा हमारे लिए आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से देखिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट है, ये तो खैर बहुत लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, मैंने थोड़ा से प्रैक्टिस कराने के लिए आपके सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी ले लिए, ये एमसीक्यू के लाइक क्वेश्चन नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x, तो y इक्वल tan इनवर्स 1 माइनस cos x का मतलब हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होल अपॉन 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, साइन का साइन कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, यानी कि tan इनवर्स tan x बाई 2, ये आ जाएगा x बाई 2। डिफरेंशिएट कर देंगे इसको तो 1/2 आ जाएगा आपका ऑप्शन। क्या कोई ऑप्शन हमारे पास 1/2 है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्डर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? देखिए इनवर्स निकल रहा है यानी डिटरमिनेंट ऑफ है, तो सही होना ही होना है बिल्कुल। ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स भी सही है, ये भी सही है। यहां पर एक चीज देखिए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट नहीं है? तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक बात ये कही गई कि ए स्क्वायर की पावर जो -1 है, ये देखिए ये एक चीज, ये देखिए यहाँ पे साइन ही बदल दिया, ए स्क्वायर का इनवर्स कहा गया है तो ए इनवर्स का स्क्वायर यहाँ पे कर दिया गया, तो ये चीज आपकी सही नहीं। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि देखिए ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स, इसका आप भी इनवर्स निकाल रहे हैं और ए इनवर्स का अगर आप स्क्वायर करें तो क्या सेम होगा? ये चीज सेम नहीं होगी, क्योंकि अगर आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे और ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स नहीं है, वो अलग कुछ आएगा, ये दोनों एक चीज नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया, बात है 16। देखिए 16 क्वेश्चन जो है आपका, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इसमें करना क्या है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहले तो मैं इसको लार्ज कर देता हूं जिससे कि आपको ये दिख जाए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं x dy अपॉन dx प्लस y, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो भी लीनियर का। जैसे क्या है, x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू e की पावर x। अब इसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, ये देखिए आपको क्या करना है, dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू y इक्वल टू e की पावर x होल अपॉन x। तो जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन x dx, यानी कि ये बन जाएगा e की पावर log x, और जिसकी वजह से बन जाएगा x। और फिर यहाँ पे सोल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि x, e की पावर x होल अपॉन x इंटू में x आ जाएगा हमारा, जिसकी वजह से ये बनेगा केवल e की पावर x। तो y इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस का c। यही हमारे लिए क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो cos इनवर्स cos माइनस पाई बाई 3, देखिए इसमें आप पहले समझिए cos इनवर्स cos माइनस थीटा हमारा क्या होता है बेटा, cos थीटा।
कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। एक चीज, दूसरी बात मैं और बताऊं आपको, जो कॉस इनवर्स है कॉस एक्स, इसकी वैल्यू होती है एक्स, वो भी कब? जब एक्स हमारा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, और पाई बाई 3 हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करता है, यानी कि पाई बाई 3 इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द डायरेक्शन, एक पॉइंट से पास करा और एक डायरेक्शन में है। तो इसके लिए हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो होता है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, इस तरीके से। लेकिन अगर हम लोग इसको कार्टेशियन में लिखना चाहें तो जो पॉइंट है ये न्यूमरेटर में आ जाते हैं, और जो डायरेक्शन है यानी कि डायरेक्शन रेशियो का ये काम करेगा ये आ जाते हैं डिनोमिनेटर में। तो क्या है देखिएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बन जाएगा हमारा, मैं इसको नेक्स्ट पे यहीं पे लिख दे रहा हूं, x माइनस x1, x1 की वैल्यू 2 है, y माइनस y1, y1 की वैल्यू -1 इसलिए +1 हो जाएगा, z माइनस z1, z1 की वैल्यू कितनी है? 4। देखिए बेटा, जब कोई एक लाइन एक पॉइंट से और किसी डायरेक्शन में जाती है तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। पहली चीज तो ये एक तरीका इसका और भी होता है, वो ये होता है x माइनस x1 अपॉन a इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। अब देखिए ये है हमारे पास, और डायरेक्शन क्या है? 1 2 -1, 1 2 -1, ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया एमसीक्यू की वजह से। तो क्या कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? x माइनस 2 अपॉन 1, y प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन -1, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे लिए करेक्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है ये, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा लाल कर देता हूं जिससे कि आपको ये दिखे। ये क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मैक्सिमाइज, मैं इसको मैक्सिमाइज करना है बेटा 4x प्लस y को, ये जो 4x प्लस y हमारा इसको मैक्सिमाइज करना है, और कंडीशन है x प्लस y इज लेस और इक्वल टू 50। ये कुछ इस तरीके से x प्लस y लेस और इक्वल टू 50, x प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू 100 एंड x, y द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 50। पहली चीज तो मेरी बात ये समझिए, जब आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो देखिए बहुत स्पेशल बात, ये लेस होने की वजह से ये अंदर होगा और ये ग्रेटर होने की वजह से आउटसाइड हो जाएगा। ये 100,0 है, ये 0,100 है, ये पॉइंट आपका 50,0 है, ये पॉइंट आपका 0,50 है। अब देखिए दोनों में का कोई कॉमन रीजन ही नहीं है, और जब कॉमन रीजन नहीं तो आप कॉर्नर पॉइंट नहीं निकाल पाए, कॉर्नर पॉइंट नहीं निकलेगा तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी कि असर्शन भी रॉन्ग है और आंसर भी इसका रॉन्ग, मतलब दोनों चीजें इसमें करेक्ट नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट है वही करेक्ट नहीं है। A and R both are false, ठीक, both A and R are true but R is correct explanation of one, नहीं करेक्ट नहीं है, इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, थोड़े से मिस्टेक हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें A और R मतलब असर्शन भी रॉन्ग है, और रीजन की तो मैं बात नहीं कर रहा, इफ द सेडेड रीजन इज नॉट बाउंडेड द मैक्सिमम एरिया कैन नॉट बी डिटरमिन। हाँ, ये रीजन जो है आपका ये करेक्ट है, ये करेक्ट थी, मतलब इन्होंने जो बात ये कही है ये बात सही कही है कि जब तक रीजन बाउंडेड नहीं होगा तो आप तो ना मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं ना मिनिमम। तो असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू cos x स्क्वायर, ठीक है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इवन मैं साइन और cos की बात करूं तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो डोमेन है, एक तो रियल नंबर है, वो कभी भी अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन पॉइंट्स पे होते हैं बाकी के फंक्शन जहां पे इनकी डोमेन डिफाइन नहीं होती। अब जैसे cos x है या cos x स्क्वायर है, cos x क्यूब या 2 sin x 2 cos x, ये जितने भी फंक्शन हैं इनकी जो डोमेन है वो होती है ऑल रियल नंबर। जब डोमेन ऑल रियल नंबर है तो इसका मतलब ये है कि सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। और इसका दूसरा ऑप्शन रीजन द साइन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, यानी कि a भी करेक्ट है r भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है।
और एक चीज देखिए, वो कॉस है, साइन है भैया, एक दूसरे से रिलेट तो करते नहीं है, तो a एंड r आर ट्रू, बट r इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a। भाई दोनों एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करते, ऊपर कॉस का फंक्शन है, नीचे साइन का फंक्शन है, उसमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा, दोनों बातें अलग अलग है। अब आ चुके हैं हम लोग सेक्शन बी में। बहुत बड़ा पार्ट था सेक्शन ए। सेक्शन में मैंने इस बार इस तरीके से डिजाइन किया था कि आपने क्वेश्चन को अगर देखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने में बी और सी में मिलते हैं, क्योंकि एक 1 मार्क्स के लायक नहीं थे, थोड़े से हैवी थे बट अच्छे क्वेश्चन थे। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे प्रोबेबिलिटी के, जो कि जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सेक्शन बी है हमारा, सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए हमसे कहा गया है cos dy upon dx इक्वल टू a। क्या है? cos dy upon dx इक्वल टू a। तो देखिए dy upon dx इक्वल टू हो जाएगा आपका ये cos इनवर्स a, और ये एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स a और dx। इंटीग्रेट कर दीजिए तो y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू cos इनवर्स a प्लस c। कहा गया x 0 है तो y की वैल्यू 1, तो x 0 तो c की वैल्यू 1 आ गई, तो यानी कि ये आ जाएगा y इक्वल टू x cos इनवर्स a। ये हमारे लिए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर x cos bx प्लस c। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको दिया गया है y इक्वल e की पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c। हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव होगा क्या, dy अपॉन dx इक्वल e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, जबकि a का फर्दर करना पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, प्लस देखिए यहाँ पे मैं जो रूल यूज कर रहा हूँ वो यूज में कर रहा हूँ प्रोडक्ट रूल को। अच्छा दूसरे की बात करें तो e की पावर ax अब की बार सेम रहेगा, कॉस का करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन bx प्लस c इंटू बी। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब जिसको आप लेट करते हैं उसका फर्दर डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ता है, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। इसके लिए मैंने जो सैंपल पेपर 1 किया था मैंने उसमें भी डिटेल में बताया है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए दो तरीके की लाइन होती है, एक पैरेलल लाइन होती है और एक स्क्यू लाइन होती है, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले। तो पहले तो हम लोग ये चेक करेंगे दीज लाइंस आर स्क्यू और पैरेलल। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखे। कहा गया है r वेक्टर इक्वल 6i प्लस 2j प्लस 2k 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 एंड 2। सेकेंड है हमारे लिए r वेक्टर इक्वल माइनस 4i माइनस के माइनस 4i माइनस के प्लस म्यू टाइम्स 3 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 2 माइनस 2। ठीक, ये दो लाइन है। ऐसा एक चीज देखिए, जो पीछे का जो हिस्सा है b1 और b2 इससे ही डिसाइड होता है कि लाइन स्क्यू है कि लाइन पैरेलल है। तो देखिए ये क्या रेशियो में सेम दिख रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। रेशियो तो सेम नहीं दिख रहा। अगर रेशियो सेम नहीं है इसका मतलब ये लाइन पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइन है। तो ये हमारे लिए a1 का काम करता है, ये b1 का काम करता है, ये a2 का काम करेगा और ये हमारे लिए b2 का काम करेगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है, इसको हमें लिखना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो क्या आ जाएगा माइनस 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 10i माइनस का 2j माइनस के माइनस 2k यानी कि माइनस का 3k। इसके बाद आ जाएगा b1 क्रॉस b2
आई जे के। आई जे के हिसाब से आप देखिए क्या हो जाएगा यहां पर 1 -2 2 3 -2 -2 आई 4 + 4 माइनस का जे माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का के -2 + 6 कुछ इस तरीके से। तो 8i प्लस 8j प्लस 4k। इसका जो शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारे लिए मॉड के अंदर a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 होल अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब ये आपका काम है कि आप इसको पुट करके सॉल्व कर लें। ठीक, इन दोनों का आपस में डॉट कराना है। मैं डॉट के लिए लिख देता हूं माइनस का 80 माइनस का 16 माइनस का 24। तो ये हो जाएगा 40 80 120। ऊपर आपको मिलने वाला है ये 120 और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट क्या 64 + 64 + 16 अगर आप कॉमन करते हैं तो आ जाएगा बाहर 4 4 4 8 1 9। ये आ जाएगा 10। 9 का तो 3 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा आपका। तो मेरे ख्याल देखिए जो सॉर्टाइजेशन वाला क्वेश्चन है ये श्योर है कि आना ही आना है, एग्जाम में तय है बिल्कुल। तो इसको आप बहुत अच्छे से कायदे से बिल्कुल प्रिपेयर कर लें। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसी में एक है एक्सक्यूज मी। तो पहली बात तो मैं इसी को जो सेकंड पार्ट है वो भी देख ले रहा हूं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए ये मान लो OA वेक्टर है, ये मान लीजिए OB वेक्टर है। तो पहले तो आप AB वेक्टर निकाल लो, ये हमारे लिए B वेक्टर का काम करेगा क्योंकि इसी के पैरेलल है। ठीक, ये पॉइंट है। तो जो इक्वेशन आप यहाँ पे यूज करेंगे वो हो जाएगी हमारी R वेक्टर इक्वल A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसको ध्यान से देखिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 24 है डायरेक्ट फॉर्मूले का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। मैं इसको आपको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए क्या कहा गया है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो है 0.4 6 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो है 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी गई है हमारी 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन है 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए है हमारा 0.4। और यहां पूछा क्या गया है पी ए यूनियन बी एंड पी ए अपॉन बी। पी ए यूनियन बी एंड P A अपॉन B। देखिए यहां पर क्या हमारे पास एक चीज मैं और चेक कर लूं, क्या इंडिपेंडेंट तो नहीं कहा गया? नहीं, इंडिपेंडेंट फिलहाल नहीं कहा गया। तो एक चीज देखिए जो P A अपॉन B या P B अपॉन A है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पार्ट है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा आपका वो लग जाएगा 0.4 इक्वल टू P B इंटरसेक्शन A होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.6 तो 0.24 ये आ गया। अब देखिए P A यूनियन B पूछा गया है तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है 0.6, ये है 0.5
माइनस का 0.24, ये आ जाएगा 1.1 माइनस का 0.24। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 110 से अगर 24 माइनस किया जाए तो क्या बनेगा, लगभग 84 के आसपास, 0.84 आ जाएगा, 86 सॉरी 0.86, 0.86। पी ए अपॉन बी की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा 0.24, 0.24 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा 0.5। आप चाहे इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो 12/25, यही आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.48 आ जाएगा इसमें डेसिमल में। ठीक, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 9π/8। tan इनवर्स tan 9π/8। तो क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स tan 9π/8। देखिए इस पर डिटेल वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि tan इनवर्स tan x की वैल्यू x कब होती है। तो tan इनवर्स tan x की जो वैल्यू है हमारी वो x हो जाएगी, वो भी कब, जब x हमारा लाई करेगा -π/2 से +π/2 में। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ITF में वो है हमारे डोमिनो रेंज। अगर आपने डोमिनो रेंज बहुत आराम से, प्रिंसिपल ब्रांच भी मैं इसको कहूंगा, प्रिंसिपल रेंज भी कहूंगा, तो अगर आप इसको बहुत डिटेल में आपने पढ़ रखा है तो आपको दिक्कत नहीं। अगर आपने इसको डिटेल में नहीं किया है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी। अब जैसे क्या है, ये 9π/8 हमारा π/2 से -π/2 +π/2 के बीच में नहीं बड़ा है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, tan इनवर्स tan π + π/8 इसको लिख सकते हैं। और हमें ये पता है कि tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। स्पेशल बात है क्योंकि थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। तो tan π/8, तो tan इनवर्स है, tan को अगर आप रिमूव करें तो ये क्या हो जाएगा, π/8। यही हमारे लिए करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, π/8। तो क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है, कोई ऑप्शन तो नहीं कह रहे तो सॉल्व ही की थी। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो चुका है यहीं से, इसको बहुत डिटेल में देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है, LPP का एक क्वेश्चन तो आना ही है एग्जाम में। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो देखिए क्या है, 4x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 60 है। एक बार मैं इसको चेक कर ले रहा हूं। इसमें 00, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, 60 हो सकता है ये, क्योंकि फिर तो रॉन्ग हो जाएगा अगर 00 है तो। ये मिसप्रिंट है, इसको आप 60 कर लीजिए। तो क्या है, 4x + y ग्रेटर और इक्वल टू, या तो 100 होगा, मैं 100 ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा 100 को, क्योंकि हो सकता है 00 इसके 100 हो सकता है। 100 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इधर 115 है। तो 4x + y इज ग्रेटर और इक्वल टू 100। सेकंड है x + 5y इज ग्रेटर और इक्वल टू 115। ठीक, तो हमें 6x + 3y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। क्या तो सबसे पहली बात तो इसमें हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन देखिए किस तरीके से ड्रॉ होगी। देखिए सबसे पहली बात, अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी है, 100। तो मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 100 लिख रहा हूं इस तरीके से, 0,100। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 25। 25,0 ग्रेटर होने की वजह से ये कुछ इस तरफ बेंड हो जाएगी। सेकंड है, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 10 एंड 5 3 15, 23 आ जाएगी, यानी कि 0,23। बिल्कुल ये इस तरीके से मिल जाएगा 0,23। और अगर y0 तो x की वैल्यू 115, तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। और आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, कोई ग्रेटर गिवन है।
तो देखिए जो शेडेड रीजन है, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जो शेडेड रीजन है आपका वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। और ये एक कॉर्नर पॉइंट आपको मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा, एक कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिलेगा। तो ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट आप देख रहे हैं ये तो सॉल्व करने से ही मिलेगा, तो सॉल्व तो कर ही लेंगे। देखिए सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। इसमें अब मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 20x प्लस 5y इक्वल टू 500, x प्लस 5y इक्वल टू 115, कैंसिल हो जाएगा माइनस होने से। 19x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 385। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 385 अपॉन 19। इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 4x, तो 100 माइनस 4 इंटू 385 बाई 19। अब आपका काम है इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना, फिर z में वैल्यू पुट कर देना 6x प्लस 3y में, और आपको आंसर मिल जाएगा, या मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम में निकाल सकते हैं, वो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ओवरऑल देखिए इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जब भी कभी आपको एलपीपी का क्वेश्चन मिले तो पहली बात तो आपको रीजन डिसाइड करना है कि शेडेड रीजन क्या है। जब आपका शेडेड रीजन आ जाएगा तो उसमें कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे, जब आपका कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे तो उनको पुट करके आपको देखना होगा। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लाइन और भी बनी थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसको आप देख लीजिएगा। 2x 3x प्लस 2y, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने 0 कर दिया है, उसकी वजह से हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ऐड है, ये 0 है 4x प्लस y। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये पेजेस अलग होने की वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। ताकि आपको ग्राफ बहुत अच्छे से आ जाए, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो फिर चीजें आपको नहीं क्लियर होंगी। देखिए मैं इस ग्राफ को पूरा कंप्लीट एक बार सॉल्व कर दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये कि क्या क्या गिवन है, 4x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 फर्स्ट केस है। सेकंड है x प्लस 5y ग्रेटर और इक्वल टू 115, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 115। z हमें गिवन है 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y। ये अब इसको सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि एक जो लाइन बची हुई है उसको भी लिख लेते हैं पहले, क्योंकि वो एक लाइन हमारी बची हुई है, उसको मैंने लास्ट में रख रखा है। ये इसको मैं लार्ज कर दे रहा हूं ताकि आपको इक्वेशन दिख जाए। थ्री एक्स प्लस 2y इज लेस और इक्वल टू 150, 3x प्लस 2y इज लेस और इक्वल टू 150। तो थ्री एक्स प्लस 2y इज लेस और इक्वल टू 150 क्या है
3x प्लस 2y इज लेस और इक्वल टू 150। अब आते हैं लाइन ड्रॉ करने। देखिए लाइन को कैसे ड्रॉ होगी, ये हमारे लिए x एक्सिस है, ये हमारे लिए y एक्सिस है। क्या करें इसमें, तो देखो 4x प्लस y, देखो y इक्वल टू mx जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होती है, तो लेकिन यहाँ पे y इक्वल टू माइनस 4x है, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरीके से पास होगी यूं। अब क्या ये, पहले तो ये चेक करो क्या ये करेक्ट है, बना तो दिया हमने। अब जैसे कि मैं कहूं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया -1,0, तो क्या -1,0 पे करेक्ट है, देखो -4 + 0 नहीं। देखिए कुछ लाइन ऐसी भी होती हैं जो कि 0,0 से काम नहीं चलता। मैंने आपको सिखाया था, पहले पढ़ाया था कि आप 0,0 पुट करो, और 0,0 जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखने को, एक्सक्यूज मी, आपको क्या मिलेगा देखने को, उसमें आपको ये मिलेगा कि अगर करेक्ट आ रहा है तो उस पॉइंट की डायरेक्शन में, करेक्ट नहीं आ रहा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे मैंने -1,0 ले लिया, ये करेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि इसके डायरेक्शन में ना होगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको जाना होगा। और मैं लाइन को मेंशन कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो y + 4x = 0। नेक्स्ट x + 5y, तो अगर x 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 23, तो 0,23 हमारा ये पॉइंट आ गया पहला। और फिर अगर y 0 तो x की वैल्यू 115, तो ये कुछ लाइन इस तरीके से जाएगी 115,0, और ग्रेटर होने की वजह से ये भी राइट साइड हो जाएगी हमारी। लाइन को मैं मेंशन कर लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो x + 5y = 115। नेक्स्ट है 3x + 2y, तो देखिए अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, ये बहुत ऊपर आएगा यहाँ पे 0,75। और अगर y 0 है तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ग्रेटर होने की वजह से ये इस तरफ हो जाएगा। ये अब आपको निकालना पड़ेगा पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करके। तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x + 15y = 345। 3x + 2y = 150। तो यह आ जाएगा आपका 13y देखिए 150 है तो आप इसको 350 अप्रोक्स समझिए, तो हो जाएगा 295, सॉरी 200 है तो 195 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 5 15 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 120, यानी कि 40 का 15 ये आ चुका है हमारा। ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है, जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है। तो इन कॉर्नर पॉइंट को आप पुट करिए और आपको आंसर, ये थोड़ा सा लेंथी होता है, टाइम टेकिंग होता है, बट आपको अच्छे मार्क्स भी दे करके जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको आने ही, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर जरूर करें। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² एंड y = x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में दिया गया इस तरीके का क्वेश्चन, यानी कि बहुत सिंपल भी है, टफ भी नहीं है। चलिए मैं इसको अलग पेज में लेकर कर देता हूं। y² = x, सॉरी y = x है, y = x² एंड y = x है। तो देखिए y = x² तो हमारे जितने भी पैराबोला हैं ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला हैं, और y = x का एक लाइन है इस तरीके से जो ओरिजिन से पास करती है। दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1,1 है। ये वर्टिकल स्ट्रिप ले लीजिए, लिमिट क्या आ जाएगी 0 to 1। लाइन से निकलेगा तो x आ जाएगा, फिर नीचे पैराबोला से निकलेगा तो y की वैल्यू हो जाएगी x²। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x² / 2 - x³ / 3, लिमिट है हमारी 0 to, और आपका आ जाएगा आंसर 1/6 अप्रोक्स आता है, वो आप कर लेंगे। देखिए जो नेक्स्ट है y = x³, मैं इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन है वो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं सैंपल पेपर की। तो y = x³ देखिए किस तरीके का बनता है। y = x³ कुछ ऐसे बनता है,
ओरिजिन से जाता है थोड़ा सा, और y कोड x प्लस 6, तो y0 तो x की वैल्यू -6 हो जाएगी, और अगर x0 तो y की वैल्यू 6, यहाँ ये कुछ इस तरीके से बनेगा, जाकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करेगा। तो और x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस यानी कि इस रीजन की वो बात कर रहा है। मैं इसको डार्क कर देता हूँ ब्लैक पेन से ताकि आपको दिखे, वो केवल आपसे इस पोर्शन की बात कर रहा है, तो वर्टिकल स्ट्रिप से ही काम चलेगा अपना ज्यादा अच्छा। तो y की जगह बेटा हम लोग लिखते हैं x प्लस 6 इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसको आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, जैसे 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2,8 मिल जाएगा आपको ये। तो लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 2, ऊपर लिख लेगा x प्लस 6 माइनस ऑफ एक्स क्यूब dx। अब आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन इंटू एक्स प्लस 3। क्या है देखिए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 dx। देखिए कुछ क्वेश्चन तो हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन के सीख ही रखे हैं। अब इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है जिसमें भी फैक्टर बन जाए या कुछ पावर्स लग जाए, वो होते हैं हमारे क्वेश्चन किस चीज के, पार्शियल फ्रैक्शन के। यानी कि ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 3, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या मिल जाएगा, a एक्स प्लस 3 प्लस b, एक मिनट इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, x प्लस 3 और साथ में x माइनस 1 भी आएगा। हाँ, इसमें केवल आपका x प्लस 3 आएगा और इसमें आएगा आपका केवल x माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए मैंने एक बात कही, x इक्वल टू 0 तो आप हमेशा रख सकते हैं। इससे फायदा ये मिलता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो कंपेयर हो जाती है। 1 ये आ जाएगा माइनस का 3a प्लस का 3b प्लस का c। पहला केस तो ये आ गया। x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, ये 0 लास्ट वाला 0 यानी कि 4ab, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी हाफ, x की वैल्यू 1 रख दीजिए -3, 9 प्लस 1 आ जाएगा 10, ये 0 ये 0, लास्ट वाला बचेगा आपका -3 -1 यानी कि माइनस का 4 यानी कि आ जाएगा 16 c। तो c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/8। c की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, पुट करेंगे ऊपर वाले में a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू को कहां पुट कर देना है आपको, इस जगह पुट कर देना है, और फिर आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट वाले तो लॉग वाले फॉर्मूले, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तब सॉल्व करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ना करना चाहें तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि लीनियर है, लीनियर के केस में प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। e की पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 4। ये देखिए रिपीटेड वाला क्वेश्चन, इसमें i लेकर के ही करेंगे, बिना i के नहीं हो पाएगा। e की पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 4, डेफिनेटली ये रिपीट करेगा ही करेगा बीच में कहीं ना कहीं, इस बात की श्योरिटी रहती है। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये हो जाएगा आइलेट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा सेकंड, तो i हो जाएगा फर्स्ट सेम cos 3x प्लस 4। इसको इंटीग्रेट करना होता है, e की पावर 2x/2 माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन यानी कि साइन 3x प्लस 4 इंटू 3, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x/2 dx। cos 3x प्लस 4 इंटू e की पावर 2x/2 प्लस 3/2 साइन 3x प्लस 4 dx। अब इसमें फिर से लग जाएगा फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये रिपीट करेगा ही कभी ना कभी। अब i आ जाएगा आपको फिर से 1/2 e की पावर 2x
इंटू कॉस 3x प्लस 4 प्लस 3/2 इंटीग्रल का लिए ब्रैकेट लगा दें e की पावर 2x। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट में रॉन्ग हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आता है इसलिए उसको फर्स्ट लेना चाहिए, ये सेकंड। फर्स्ट सेम sin 3x प्लस 4 इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि पावर 2x/2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 3x प्लस 4 और इंटू में 3 आ जाएगा। क्या यहाँ पे 3 लिखा है? बिल्कुल यहाँ पे 3 लिखा था। और इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 2x/2 dx। ये हमारे लिए अगर 3/2 बाहर निकाले है तो i बन जाएगा, इस i को इस साइड लाएंगे और वही आपके लिए क्या बन जाएगा? आंसर। मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, फिर आप कर लेंगे 1/2 e की पावर 2x इंटू cos 3x प्लस 4 प्लस 3/4 sin 3x प्लस 4 इंटू e की पावर 2x/2। अब यहाँ पे बन जाएगा ये बेटा माइनस के साथ 9/4 और ये आ जाएगा i। अब इस टर्म को आपको इधर ले आना क्योंकि इधर भी i है। अब ये सॉल्व हो गया। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। एंगल बिटवीन द टू लाइंस हमें निकालना है। देखिए एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट वाले से b1 निकाल आएगा तो जो b1 वेक्टर है हमारा वो क्या, देखिए समझिए, जो हमारा b1 वेक्टर है वो है 2i प्लस 3j प्लस 4k और b2 वेक्टर हमारा क्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो cos थीटा हो जाएगा b1 डॉट b2 होल अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2, b1 डॉट b2 होल अपॉन मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। इससे आप एंगल निकालेंगे। एंगल के लिए बिल्कुल वही सेम फार्मूला जो नॉर्मल तरीके से हम लोग यूज करते हैं, वही फार्मूला, कुछ नया नहीं है। इसके अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन। देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही फाइंड किया था, डिस्टेंस तो बाद की बात थी। तो आप इसको आप उसी क्वेश्चन से रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये पैराबोला है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 1 ये लाइन है, x इक्वल टू 4 ये लाइन है। किसी भी एक हिस्से को सॉल्व कर लें और इसको कर देंगे डबल, तो 2 टाइम्स लिमिट 1 से 4 ऊपर से y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यानी कि आ जाएगा 2 रूट x dx। 2 इंटू 2 आ जाएगा 4, रूट x का हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और लिमिट है 1 से 4। 8/3 4 की पावर 3/2 मतलब 8 माइनस 1 यानी कि 7 7 8 से 56/3 ये हमारे लिए आ जाएगा आंसर। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स y अपॉन x प्रूव करना है हमें dy अपॉन dx की वैल्यू। ठीक है, देख लेते, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्या है log रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल tan इनवर्स y अपॉन x। वन बाई टू आप इसको बाहर कर लें log की वजह से, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x। इसको डिफरेंशिएट करें हम लोग तो क्या आएगा 1/2 log x का हो जाएगा 1 अपॉन x और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो x स्क्वायर का 2x y
स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो y अपॉन x को अगर आप करें तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर से y का हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस वाई से x का 1। 2 अगर आप कॉमन ले लें 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 कॉमन x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स dy अपॉन dx माइनस वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहां से अगर आप dy dx वन साइड करें तो y माइनस एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस वाई माइनस एक्स। तो जो dy अपॉन dx है ये आपको मिल जाएगा क्या x प्लस वाई होल अपॉन y माइनस एक्स होने की वजह से बन जाएगा x माइनस। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक तरीके से देखा जाए इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन था, टफ नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, सेक्शन डी में हम लोग आ चुके हैं। सेक्शन डी में मैं बार बार बता रहा हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से एक क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल फिक्स है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको ना मिले सेक्शन, मतलब मार्टिन रूल से ये मान के चलिए आप। राइट अ वेक्टर, एक तो ये मार्टिन रूल क्वेश्चन 33 है, इससे ऊपर भी एक क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 12 यूनिट, एक वेक्टर की इक्वेशन निकालनी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 12 यूनिट है, ठीक है कोई बात नहीं। एक्स एक्सिस से उसका एंगल, यानी कि मैं बात कर रहा हूं cos अल्फा, उसका दिया गया कितना 45 यानी कि 1/√2। cos बीटा दिया गया कितना 60 डिग्री यानी कि 1/2, और z के साथ ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है cos गामा, ये अब ये नहीं पता फिलहाल। लेकिन एक चीज ये जरूर पता है हमको कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की जो वैल्यू है हमारी वो होती है 1। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर गामा की वैल्यू हो जाएगी 1/4, तो cos गामा हमारा हो जाएगा माइनस प्लस 1/2, और कहा गया ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस की वजह से ये हो जाएगा -1/2, तो गामा हो जाएगा फिर 120 डिग्री। तो वेक्टर हो जाएगा 12 इंटू cos 45 प्लस cos 60 j प्लस cos 120 के। और बेटा ये आप ये मान के चलिए ये यूनिट वेक्टर होता ही है, तो इसका वैसे मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए नीचे, लेकिन वो 1 ही हो जाएगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मार्टिन रूल का है, मैं इसको ही बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे करेंगे मार्टिन रूल के क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है 2/x है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z, 3/y प्लस 10/z इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y, 4/x माइनस 6/y प्लस 3/z इक्वल टू 1, 3/z इक्वल टू 1, 6/x प्लस 2/y, 6/x प्लस 2/y माइनस का 20/z इक्वल टू 2। तो सबसे पहली चीज तो 1/x को a, 1/y को b, 1/z को c, ये लेट कर लीजिए। फिर क्या आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 10c की वैल्यू 4, 4a माइनस 6b प्लस 3c की वैल्यू 1, 6a प्लस 2b माइनस 20c इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो ax इक्वल टू b बनेगी आपकी, a हो जाएगा 2 3 10, 4 माइनस 6 3, 6 2 माइनस 20, और x की जगह आ जाएगा a b c, और ये आ जाएगा 4 1 1। अब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर
x इक्वल टू ए इनवर्स बी बन जाएगा जा करके। और ए इनवर्स के बारे में अपने को पता है कि ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू बी। और फिर आप इससे ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी सी की वैल्यू जब निकल आएगी तो उससे क्या निकल आएगा, हमारा एक्स वाई जेड निकल आएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत लेंथी क्वेश्चन है इसलिए इसको आप खुद से ही ट्राई करना है, ठीक। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि r एक f एक फंक्शन है x - 2 अपॉन x - 3 इज 1 1 और एंड ऑन टू। क्या ये 1 1 और ऑन टू है, देख लेते हैं। fx जो फंक्शन हमारा वो दिया गया है एक तरीके से x - 2 अपॉन x - 3 और जो b दिया गया वो r - 1 दिया गया, देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग 1 1 की। 1 1 के लिए आपको ये करना होता है कि fx1 इक्वल टू fx2 लेकर के चले। और अगर आपने किसी तरीके से ये दिखा दिया कि ये x1 इक्वल टू x2 यानी कि क्या क्लियर हो जाएगा कि 1 1 है, यानी कि x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इक्वल x2 - 2 अपॉन x2 - 3, यानी कि x1 x2 माइनस का 2x2 माइनस का 3x1 प्लस का 6 इक्वल टू x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का 6। ये टर्म आपके कैंसिल हो गए, यानी कि यहां से आ गया x1 इक्वल टू x2। यानी कि ये तो क्लियर हो गया है कि फंक्शन क्या है बेटा आपका 1 1 है। लेकिन अभी ऑन टू का डिसाइड नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना है, डोमेन निकालनी, कोडोमेन निकालना पड़ेगा। रेंज इसको कहते हैं हम लोग। तो fx को y के इक्वल, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x - 2 अपॉन x - 3। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लें। तो क्या आएगा, xy - 3y इक्वल टू x - 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी y - 1 इक्वल टू 3y - 2। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 3y - 2 अपॉन y - 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। सारे रियल नंबर है, केवल क्या नहीं 1। और यही अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसके बराबर है, कोडोमेन के बराबर है। सॉरी ऊपर वाले केस का था, यही चीज हमारे लिए क्या है, कोडोमेन के बराबर है। यानी कि क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। यानी कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें भी बाइसेक्टिव पूछा गया, सेम क्वेश्चन 1 1 ऑन टू ही बताना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, पहले इसमें थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूं ताकि ये क्वेश्चन दिख जाएगी क्या है। x² अपॉन x² प्लस 6x प्लस 3, मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज में ऐड करके दिखा रहा हूं। इंटीग्रल x² अपॉन x² प्लस 6x माइनस 3। देखिए जब सेम डिग्री के टर्म हो तो उनको एडजस्ट कर देना चाहिए, यानी कि 6x माइनस 3 माइनस 6x प्लस 3। तो डिवाइड करेंगे तो 1 dx, माइनस को बाहर करें 6x माइनस 3 होल अपॉन x² प्लस 6x माइनस 3। ये तो सॉल्व हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा। ये जो केस आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करना है आपको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से। तो क्या करेंगे, 6x माइनस 3 इक्वल टू a dy dx ऑफ x² प्लस 6x माइनस का 3 प्लस का b। तो 6x माइनस 3 a 2x प्लस 6 प्लस का b। 2a की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। 6a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3। 18 प्लस b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 21। a और b की वैल्यू को आप ऊपर पुट कर दें तो 1 का तो x हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट लगा लें ज्यादा सही रहेगा। a की वैल्यू है 3 2x प्लस 6 अपॉन x² प्लस 6x माइनस 3, ये इंटीग्रेट हो जाएगा dx प्लस माइनस का 21 को बाहर करें इंटीग्रल। ये वाला जो हिस्सा है बेटा आपका, ये परफेक्ट स्क्वायर से ही सॉल्व किया जाएगा। तो x माइनस 3 नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होने की वजह से बन जाएगा log, मैं इस 3 को अंदर ले रखूंगा। तो log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 माइनस 21, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 3, तो x माइनस 3 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 माइनस 21, और ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 12 dx, तो माइनस का 21 1/2a 2√12 लॉग ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस का c, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ स्ट्रीट 2 लैम्प पोस्ट आर 600 फीट अपार्ट। एक स्ट्रीट है जहां पर 2 लैम्प पोस्ट है 600 फीट अपार्ट है, 600 फीट की डिस्टेंस पे। द लाइट इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द फर्स्ट लैम्प पोस्ट इज 1000 by d square. The light intensity at a distance d from the second lamp post is 125 by d square. ठीक है, कोई बात नहीं। In both cases, the light intensity is inversely proportional to the square of the distance to the light source. The combined light intensity, इसके बाद ये जो पार्ट है मैं इसको उठा करके आगे कर ले रहा हूं ताकि आपको दिखे। दोनों क्वेश्चन को हम लोग आगे पीछे कर लेते हैं जिससे कि क्वेश्चन दिखने लगे। Combined intensity of the light is the sum of the two light intensities combining from the both lamp posts। ठीक, कोई बात नहीं। इसको देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा हम लोग इसको आराम आराम पढ़ते हैं ताकि आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए। एक बार फिर से देखते हैं पीछे वाले पार्ट को। इन अ स्ट्रीट 2 लैम्प पोस्ट आर 600 फीट अपार्ट। द लाइट इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द फर्स्ट लैम्प पोस्ट। अच्छा, एक कोई नॉर्मल से डिस्टेंस इन्होंने d ली है, कोई वो एग्जैक्ट डिस्टेंस d नहीं है। d का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस से है, आप ये मत समझें कि वो डिस्टेंस d है। अब मैं क्वेश्चन को पूरा डिटेल में बताता हूँ। ये 2 लैम्प पोस्ट आप देख रहे हैं ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 600 फीट है। अब जैसे मैं इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट करूँ तो आप क्या करेंगे, इसको ये जो फर्स्ट लैम्प पोस्ट के लिए इंटेंसिटी है वो दी गई 1000 by d स्क्वायर। तो मैं इसने मान लिया, मानो फर्स्ट से जो डिस्टेंस है वो x है तो x स्क्वायर हो गया। डेफिनेटली अगर फर्स्ट से डिस्टेंस x है तो जो दूसरे से डिस्टेंस होगी वो ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 600 माइनस x, यानी कि वो जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वो हो जाएगी 125 अपॉन 600 माइनस x का स्क्वायर। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें i डैश x, ये आ जाएगा माइनस का 2000 बाई एक्स क्यूब, और यहां पर हो जाएगा प्लस का 250 अपॉन 600 माइनस एक्स का क्यूब। दोनों को जीरो के इक्वल करिए। 250 अपॉन 600 माइनस एक्स का क्यूब इक्वल टू 2000 अपॉन एक्स क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स में, यानी कि आ जाएगा 600 माइनस एक्स इंटू 8 इक्वल टू एक्स। तो 600 इंटू 8 इक्वल टू यह बन जाएगा जाकर के 9x, 3 कैंसिल हो जाएगा 200, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 1600 बाई 3 मीटर या यूनिट जो भी हो। अब देखिए क्या कह रहा है, और इसको मिनिमाइज करना है। बेटा जब आप फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका i डबल डैश x तो क्या मिलेगा देखने को आपको, ये हो जाएगा आपका माइनस की वजह से आ जाएगा 6000 बाई x टू द पावर 4 माइनस 750 माइनस माइनस फिर से वो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव आप 1600 माइनस x का भी करेंगे, यानी कि आ जाएगा 600 माइनस x की पावर 4। तो पॉजिटिव होने की वजह से ये मिनिमम तो हो ही गया, पॉजिटिव है इसलिए क्या हो गया, मिनिमम हो गया। तो जितनी भी चीजें इसमें पूछी गई, देखिए क्या पूछेगा, जो डार्केस्ट स्पॉट कहाँ, डार्केस्ट जो डार्क वाला स्पॉट है जहां पे नहीं दिख रहा है कुछ, वो क्या है बेटा, जो ये डिस्टेंस है आप उससे आगे बढ़ जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा।
इफ यू आर इन बिटवीन द लैंप पोस्ट द डिस्टेंस x फीट फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर लाइट, देखो जो हम लोगों ने ये x ली है वो स्ट्रॉन्गर से ही तो ली है, देन राइट द कंबाइंड लाइट इंटेंसिटी कमिंग फ्रॉम द बोथ लैंप पोस्ट एज अ फंक्शन ऑफ x, ये हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, देखिए मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप क्या करो, जो x की वैल्यू है वो ऊपर जाकर के पुट कर दीजिए, तो मिनिमम इंटेंसिटी आपकी आ जाएगी। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक फैमिली है, ये हमारा क्वेश्चन, एक फैमिली है, टू फैमिलीज हैं A एंड B, A and B are the two families. Suppose there are 4 men, 4 women and 4 children. ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं। तो 4 men, 4 women, 4 children in family A, and 2 men, 2 women and 2 children in a family। ये हमारा फैमिली की मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स का क्वेश्चन साफ साफ क्लियर दिख रहा है। द रिकमेंडेड डेली अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन 200 फॉर अ मैन। देखिए ये जो कॉलम आप देख रहे हैं ये मेन का कॉलम है दोनों में, तो हमें ऐसे सेलेक्ट करना है कि जाकर के कॉलम से मेन से मल्टीप्लाई हो जाकर के कैलोरीज से मेन की। तो 200 2400 मेन की है, 900 किसकी है, वुमेन की है, 1900 सॉरी, और 1800 किसकी है, चाइल्ड की, चिल्ड्रन की। और ये जो वेटेज गिवन कितना, 45 ग्राम, 55 ग्राम एंड 33 ग्राम, ये हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब आपको क्या इसमें मल्टीप्लाई नहीं करा पाएंगे, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप इसको बस मल्टीप्लाई आपका करना काम बहुत लेंथी है थोड़ा सा, आप चाहें तो इसको आराम से बैठ करके मल्टीप्लाई करेगा आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन और भी है हमारा, ये बीच में है थोड़ा सा, इसको मैं कर देता हूं। देखिए क्या कहा गया है, AB की वैल्यू B है और BA की वैल्यू A है, तो आपको A² प्लस B² फाइंड आउट करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, AB की वैल्यू देखिए B है हमारे पास, तो आप एक काम ये करें, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें A से, तो BA इक्वल टू आ जाएगा BA, और BA की वैल्यू होती है A², तो A इंटू A हो जाएगा हमारे लिए A² इक्वल टू BA, ये आ गया। दूसरा है BA इक्वल टू A, आप राइट साइड से A से मल्टीप्लाई करें, तो AB A इक्वल टू आ जाएगा हमारे लिए A इंटू A A²। एक बार देखो यहाँ पे क्या था कि AB इक्वल टू B, हमने पीछे से मल्टीप्लाई किया है किससे, B से, A से सॉरी, तो AB इक्वल टू BA हो जाएगा। और ये जो आप BA देख रहे हैं वो तो किसके ऑलरेडी इक्वल है। एक काम कर लेते हैं, इसको मैं फिर से कर रहा हूं। AB की वैल्यू दी गई है B और BA की वैल्यू गिवन है A। तो एक बार ये करते हैं हम लोग, इस साइड से ऐसा कुछ करिए कि जिससे पोस्ट या प्री मल्टीप्लाई करने से हमारा काम चल जाए। जैसे मैं राइट साइड से B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, BAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो B इंटू B B², और BA की वैल्यू कितनी दी गई है A, तो AB इक्वल टू हमारा आ गया ये B², और AB की वैल्यू भी कितनी है B, यानी कि B² B आ गया है। इसी तरीके से अगर आप निकालेंगे तो A² भी क्या आ जाएगा, A के इक्वल, और A² प्लस B² की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, A प्लस B, यही हमारे लिए आंसर हो गया। बहुत सिंपल था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू टीच द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अ मैथ्स टीचर अरेंज अ सरप्राइज गेम फॉर 5 ऑफ हिज स्टूडेंट नेम गोविंद, गिरीश, विनोद, अभिषेक एंड अंकित। ही टुक अ बॉल कंटेनिंग टिकर्स नंबर्ड 1 to 50, एक बॉल है कटोरा टाइप का, उसमें 1 to 50 टिकट्स हैं, एंड टोल्ड द स्टूडेंट्स गो वन बाय वन एंड ड्रॉ 2 टिकट्स, 2 टिकट निकालनी है साइमल्टेनियसली एक साथ, एंड रिप्लेस इट आफ्टर नोटिसिंग द नंबर, उनको निकालना है, देखना फिर उसमें कर देना। तो टीचर आस्क्ड गोविंद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट आर ड्रॉन अभिषेक बाय अभिषेक, सो द प्राइम नंबर ऑन द वन टिकट एंड मल्टीपल ऑफ 4 ऑन द अदर टिकट। एक में प्राइम नंबर होना चाहिए और दूसरे में मल्टीपल ऑफ
4 होना चाहिए। अच्छा एक चीज देखिए, जब आप निकाल रहे हैं तो ये पहले तो जो प्राइम नंबर और मल्टीपल ऑफ 4 ये दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, कोई एक दूसरे पे रिलेट नहीं करेंगे। तो पहले आप इसमें प्राइम नंबर काउंट करिए कितने होंगे। तो पहली बात तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 इतने हमारे प्राइम नंबर होंगे। 4 4 8 4 12 और 3 11 1 2 3 4 5 6 7 8 4 4 8 4 12 3 11 प्राइम नंबर्स हैं। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। और मल्टीपल ऑफ 4 की बात करें तो 12 नंबर, क्यों? क्योंकि 4 का मल्टीपल आप चल तो 12 4 जा 48, तो 12 हो जाएगा 4 के मल्टीपल, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी कितनी? तो देखिए टोटल तो 50 है, तो 52 तो ये होना है। पहले 11 से एक आना चाहिए, 4 11 C1 और 12 से एक आना चाहिए 12 C1, यही तो दिया गया। एक क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए और एक मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है देखिए। टीचर आस्क्ड गिरीश व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टिकट ड्रॉन बाय अंकित सो दैट इवन नंबर ऑन द फर्स्ट टिकट। जो फर्स्ट में है वो क्या है? इवन नंबर है। इवन कितना होगा? 25। उसमें ऑड, तो ऑड 25 यानी कि 21 into 25 C1 होल अपॉन 50 C, यही इसके दोनों के क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको बहुत आराम से सॉल्व कर लिया है। और इसी के साथ हम लोगों का जो पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है, सेट 2। बहुत जल्द आपको सेट 3 मिलेगा। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल आरटी अकेडमी। इसमें आपको करना क्या है? हमारे साथ लगातार बने रहना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के सेशन को यहीं फिनिश करेंगे। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे सैंपल पेपर 3 के साथ। हम लोग खुद से डिजाइन कर रहे हैं केवल आपके लिए देखने के लिए।